स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम देखने वाले हैं कि परम्यूटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, इक्वलिटी परम्यूटेशन क्या होता है, प्रोडक्ट और कॉम्पोजिशन ऑफ टू परम्यूटेशंस हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है, कैली टेबल हम लोग फाइंड करेंगे, बनाना सीखेंगे डिटेल से, कॉम्पोजिशन टेबल भी जिसको हम कहते हैं किसका, परम्यूटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप का ही। शो डेट परम्यूटेशन इज अ ग्रुप, और एंड में हमने शो करना है कि परम्यूटेशन जो है वो ग्रुप है या नहीं है। कैसे शो करेंगे, उसकी 4 प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अगर तो वो सेटिस्फाई कर रही होंगी तो वो ग्रुप होगा, अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो ग्रुप नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सबसे फर्स्ट चीज आ जाती है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ओके, सो आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है बच्चों, इसकी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। आइडेंटिटी हमारे पास इस तरह की परम्यूटेशन को हम आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहते हैं, जो सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे ही मैप करें। जैसे 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप होगा, 3 3 पे एंड 4 4 पे। ठीक है, इसी तरह हम इसको लिखने का एक ये वे भी है कि आई ऑफ 1 1 पे, यानी कि 1 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे, और इसी तरह सो ऑन एंड एन पे मैप होता है। ठीक है, सो आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हर एलिमेंट अपने ही एलिमेंट पे मैप होगा, यानी कि उसके नीचे उसी का ही एलिमेंट लिखा हुआ होगा। ओके, इसी तरीके से इक्वालिटी ऑफ टू परम्यूटेशन क्या, यहाँ पे हमारे पास दो परम्यूटेशंस गिवन है एफ एंड के। अब हमने करना क्या, देखें, अब अगर हमें ये शो करना है कि क्या ये दोनों परम्यूटेशंस जो है वो इक्वल है या नहीं, तो उसको हम कैसे शो करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, हमने करना क्या होता है, दो परम्यूटेशंस इक्वल तब होंगी जब उनकी जो हम प्री इमेज है, उनकी कोरिस्पोंडिंग इमेज जो है वो सेम होगी। यानी कि एफ में हमारे पास 1 की इमेज 2 आ रही है, तो इसी तरह जी में भी हमारे पास 1 की इमेज 2 ही होगी। ठीक है, बेशक अरेंजमेंट अलग हो, यानी कि यहाँ अगर 1 पहले लिखा है, यहाँ लास्ट में लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 की इमेज 2 है, सिमिलरली दूसरे में भी 1 की इमेज 2 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 की इमेज 3 है, यहाँ पे भी 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, सिमिलरली यहाँ के में भी देखें 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 1 है, इसी तरह के में भी 4 की इमेज 1 है। जब आपके पास ये चारों चीजें सेम मैच हो रही है, इसका मतलब है कि एफ और के, यानी कि जो दो परम्यूटेशंस हमारे पास लिखी हुई है, ये इक्वल हैं। सो हम लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू के। अगर एक भी मैच नहीं हो रही होती तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एफ इज नॉट इक्वल टू के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थर्ड, हमने क्या चेक करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन। जब भी हमारे पास दो परम्यूटेशंस गिवन होंगी तो हम उसका प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास दो परम्यूटेशन है एफ और ये सेकंड परम्यूटेशन है के। अब हमें इनका प्रोडक्ट या कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारे पास रो होती है ना, वो हमेशा सेम होती है, इसकी भी सेम है 1 2 3 4 एंड सिमिलरली के की भी सेम है। तो जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे यानी कि एफ जी लिखेंगे, उसमें भी हमने फर्स्ट रो जो है 1 2 3 4 ये एज इट इज सेम ही लिख देनी है। सेकेंड रो जो है, यानी कि जो प्रोडक्ट हम कॉम्पोजिशन फाइंड करते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो मेन काम है। अब देखें, पहले वाले में 1 की इमेज क्या आ रही है 3, सिमिलरली अब दूसरे में हम देखेंगे कि 3 की इमेज क्या आ रही है, 3 की इमेज 4 है। इसका मतलब है कि 1 के नीचे हम उसका आंसर 4 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखें 2 है, तो 2 की यहाँ f में हमारे पास इमेज 2 है, इसी तरीके से हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ 2 की इमेज देखेंगे कि यहाँ 2 की इमेज क्या है। इसी तरीके से 3 की इमेज 1 है, सो 1 की इमेज क्या आ रही है 2, सो 3 के नीचे हम 2 लिख देंगे। इसी तरीके से 4 की इमेज 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये जो नंबर होता है इसको हमने यहाँ के की इमेज के एलिमेंट से मैच करना होता है। ठीक है, सो यहाँ 4 की इमेज क्या आ रही है 1, सो 1 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें जी एफ लेना है, यानी कि अब हम पहले हमने एफ जी लिया, तब हम जी एफ लेना है, यानी कि इसको पहले लिख देंगे। जी एफ का मतलब है कि यहाँ पे सॉरी के लिखा हुआ है, ये के नहीं है, ये जी है। ठीक है, यहाँ पे हम एफ और जी का प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो अब देखें जी एफ है, यानी कि अब इसको हमने पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है। ठीक है, इसको अगर हम पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 की इमेज 2 है, सो यहाँ 2 की इमेज क्या आ रही है 2, तो 1 के नीचे हम क्या लिख देंगे 2। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट 2 है, यानी कि यहाँ पे देखें ये पहले आएगा, जी पहले आ रहा है तो इसको पहले देखेंगे। 2 की इमेज 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 की इमेज क्या है 1, यानी कि 2 के नीचे 1 लिख देंगे। सिमिलरली 3 की इमेज 4 है, सो यहाँ 4 की इमेज क्या है 4, यहाँ पे हमारे पास 4 की इमेज 1 है, सो एफ में हमारे पास 1 की इमेज क्या होगी 3। देख सकते हैं एफ जी जब हम लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4 3 2 1, और जब हम जी एफ लेने हैं तो आंसर क्या आ रहा है 2 3। इसका मतलब है कि इन दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पहले 4 था, यहाँ पहले 2 है, फिर 3 था, फिर 1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब सेम नहीं है ऑर्डर। सो एफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। थर्ड पास क्या होता है, फोर्थ पे हमारे पास इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन आते हैं। हम किसी भी परम्यूटेशन का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ के या एफ जी हमारे पास इक्वल होना चाहिए आइडेंटिटी की। अगर आपके पास दो परम्यूटेशंस गिवन है, आपने चेक करना है कि क्या ये इनवर्स लॉ को सेटिस्फाई करती है या नहीं, तो आपने उन दोनों का सिंपल कॉम्पोजिशन ले लेना है, जैसे भी हमने ऊपर फाइंड आउट किया था 1 2 3 4, ऊपर वाला एज इट इज लिखना है और नीचे क्या लिखना है, जैसे 1 की इमेज 2 है, सो यहाँ 2 की इमेज क्या है 1, सो पहले वाले का आंसर 1 आ जाता है। सिमिलरली यहाँ 2 की इमेज 4 है, तो यहाँ 4 की इमेज क्या है 2, सेकंड का आंसर 2। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो
है ना वो आंसर आइडेंटिटी बनता जा रहा है, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की थी, यानी कि 1 का इमेज 1 बनेगा, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3 एंड 4 का इमेज 4 बन जाएगा। अगर तो ऐसा हो रहा है दोनों के प्रोडक्ट लेने से आइडेंटिटी परम्यूटेशन बन रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास इनवर्स लॉ जो है वो सेटिस्फाई करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्ट कैले टेबल फॉर S3। अब हमें S3 के लिए कैले टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ये कैले टेबल कैसे बनता है ये भी इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि S3 के हम कौन से एलिमेंट्स लेके बनाते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम S3 के एलिमेंट्स लिख देते हैं जो 6 एलिमेंट्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही सेम एलिमेंट्स लिखते हैं। अब देखें, ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी को जब हम, आइडेंटिटी का मतलब आप समझ लें 1 है, ठीक है। 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो यही वाले नंबर जो ऊपर लिखे हैं वही एज इट इज आ जाएंगे। सिमिलरली अब जब आप i3 को i3 से मल्टीप्लाई करेंगे, i3 इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे सो 5 2 आ जाएगा। इसी तरह इसको हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3। इसी तरह रो को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे रो, एंड रो स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सो रो स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ पे हम जो 5 1 को 5 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सो आइडेंटिटी कैसे आ रहा है, 5 1 को 5 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो रो स्क्वायर आ जाता है। ये कैसे आ रहे हैं, ये असल में हमारे पास बेसिकली जो इनका आंसर आएगा ओरिजिनल, ये वो वाला टेबल बना हुआ है। अब ये आंसर आएंगे कैसे, ये हम डिटेल से देख लेते हैं। ओके, सो हाउ वी मेक इट, हमने ये बनाया कैसे है। अब देखें, रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। जब हम 5 1 को 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हम इसको इसी तरीके से कंबाइन करके लिख देंगे। प्रोडक्ट ले रहे हैं ना तो एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह 5 1 को 5 2 से करेंगे ये एज इट इज आ जाएगा, 5 1 को 5 3 से करेंगे ये एज इट इज आ जाएगा, 5 1 को रो से करेंगे सो 5 1 रो, एंड 5 1 को रो स्क्वायर से करेंगे सो 5 1 रो स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जिस एलिमेंट का प्रोडक्ट हमने जिसके साथ करना है, जैसे इसको इसके साथ प्रोडक्ट लेना है तो इसका यहाँ पे आंसर हम एज इट इज इन दोनों को लिख देंगे 5 2 5 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो दो एलिमेंट्स है, हमने इसकी जगह क्या करना है, कोई एक एलिमेंट लिखना है। वो कैसे लिखना है, वो कैसे बनाना है, वो हम अपनी कॉम्पोजिशन के मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने 5 1 और 5 1 का प्रोडक्ट देखने के वो क्या आता है, तो यहाँ पे हमने 5 1 दो दफा लिख लिया, 1 2 3। अब 5 1 का मतलब होता है बच्चों, ये चीज भी डिटेल से मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी कि ये होता क्या है, हम 5 1 लिखते कैसे हैं। 5 1 का मतलब है कि y1 के एलिमेंट्स लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, 1 2 3 एज इट इज होता है। 1 का मतलब है कि पहला एलिमेंट फिक्स रहेगा, बाकी दोनों की जस्ट आपने जगह चेंज कर देनी है। 2 के नीचे 3 कर दें और 3 के नीचे 2 कर दें। अगेन 5 1 से ही प्रोडक्ट लेना है, इसका मतलब है कि जो यहाँ आपने परम्यूटेशन लिखी है वही आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। प्रोडक्ट लेने का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो जो है वो सबसे पहले हमने सेम एज इट इज लिख देनी है, 1 2 3। अब देखें 1 के नीचे 1 है, ठीक है, सो इसी तरीके से हम दूसरे उस ब्रैकेट में देखेंगे कि 1 के नीचे क्या है, 1। इसका मतलब है कि पहला आंसर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें 2 की इमेज क्या आ रही है, 3। सो यहाँ पे 3 की इमेज क्या आई हुई है, 2। इसका मतलब है कि नेक्स्ट एलिमेंट 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 की इमेज 2 है, सो यहाँ पे 2 की इमेज क्या है, 3। तो इसका मतलब है कि 3 के नीचे 3 ही आ जाएगा। सो देखें, ये हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन नहीं बनता, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन ही होता है कि हर एलिमेंट उसी एलिमेंट पे मैप हो। 1 1 पे हो रहा है, 2 2 पे हो रहा है, 3 3 पे हो रहा है। सो इसकी जगह डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख देंगे कि ये परम्यूटेशन हमारे पास इक्वल किसके होता है, इसको हमने किस चीज के इक्वल डिनोट करते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन यानी कि i3 के इक्वल बन जाता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं ताकि ये चीज आपको और क्लियर वे में समझ आ जाए। अब बजाय ये लिखने के हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम इसकी जगह डायरेक्ट i3 लिख सकते हैं। सिमिलरली अब 5 2 और 5 1 का प्रोडक्ट देख लेते हैं, यानी कि 5 2 5 1, यानी कि इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे। 5 2 का मतलब है ऊपर वाले एलिमेंट्स तो सेम ही रहते हैं, 2 का मतलब है कि 2 को हम 2 पे ही मैप करेंगे, बाकी 1 और 3 की मैपिंग को स्वैप कर लेंगे, यानी कि 3 की जगह यहाँ 3 लिख लेंगे और 1 के नीचे जो यहाँ 1 आना चाहिए वो हमने 3 के नीचे लिख दिया। ठीक है, ओके, 5 2 आ गया। 5 1 क्या होता है, यही वाला, यानी कि 1 2 3 5 1 है, यानी कि 1 को 1 पे ही मैप करेंगे और 2 और 3 की मैपिंग स्विच कर लेंगे, यानी कि 2 जो यहाँ पे आने चाहिए उसकी जगह 3 लिख देंगे और यहाँ पे 3 आना चाहिए तो उसकी जगह 2 लिख देंगे। अब इनका प्रोडक्ट ले लेना है। देखते हैं 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, सो यहाँ पे 3 किस पे मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2 आ गया। सिमिलरली 2 2 पे मैप हो रहा है, सो यहाँ पे 2 किस पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है। 3 है हमारे पास 1 पे मैप हो रहा है, सो यहाँ 1 जो है वो 1 पे ही मैप होगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास कौन सी परम्यूटेशन होती है, इसको हमने किसका नाम दिया होता है, इसको हमने रो का नाम दिया होता है इस परम्यूटेशन को। सो इसकी जगह डायरेक्ट हम रो लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि 5 2 और 5 1 की जगह अब हम रो लिख सकते हैं डायरेक्ट। दो हमारे पास जो एंट्रीज है उसकी जगह हमने सिंपल एक लिखना होता है। सो ये देखें, यहाँ पे जब हमने 5 2 को 5 1 से मल्टीप्लाई किया था, पहले 5 2 5 1 लिखा था, उसकी जगह अब हमने उसका आंसर फाइंड आउट किया कि क्या आएगा। सो आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 5 1 और 5 1 को जब प्रोडक्ट किया था तो यहाँ पे हमने
कंस्ट्रक्शन वाले टेबल में 5 1 लिखा था, बट ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट I3 लिख देना है। ठीक है, तो करना क्या है, बेसिकली हमने सबसे पहले हमने ये वाला टेबल कंस्ट्रक्ट करना होता है, फिर इसमें जो हमारे पास ये वाली एंट्रीज आ रही हैं, इन सारी एंट्रीज को हमने लाइन वाइज फाइंड आउट करना होता है, और एट द एंड हमारे पास आंसर जो है वो ये वाला टेबल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ओके। लास्ट थिंग विच इज वी हैव टू शो दैट S3 इज अ ग्रुप। S3 आपको पता है ये परमिटेशन जो होती है 1 2 3 इसको हम कहते हैं, हमें ये शो करना है कि ये ग्रुप है। अब डायरेक्ट हम इसको टेबल के थ्रू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स जो हैं, देखें हम इसके लिए इसके टेबल पे चले जाते हैं जो हमारे पास मेन टेबल था। ग्रुप चेक करने के लिए आपने क्या चेक करना होता है बच्चों, देखें ऑल एलिमेंट्स जो है वो S3 से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड है। ऑल एलिमेंट्स का क्या मतलब है, ये वाले एलिमेंट्स, कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर वे में समझ आ जाए। देखें S3 में हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स होते हैं, I3 5 1 5 2 5 3 रो एंड रोज के, ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इस टेबल में। ठीक है, टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास 6 के 6 एलिमेंट्स इस टेबल में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ जो है वो सारे एलिमेंट्स हमारे पास इस टेबल में आ रहे हैं, यानी कि जब हम प्रोडक्ट करते रहते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स जो 6 के 6 वो आ रहे हैं, इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट यहाँ ना होता तो हम यहीं पे कह देते कि ये जो है क्लोज्ड नहीं है। ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एसोसिएटिव लॉ चेक करना। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें क्या करना होता है कि किसी भी रो में, ये देखें रो हमारे पास 6 है और 6 ही कॉलम्स हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट रो में देखें 3 5 1 5 2 5 3 रो एंड रो स्क्वायर, कोई भी एलिमेंट जो है वो 2 दफा नहीं लिखा हुआ, रिपीट नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड हो रहा है। ये आपने इसी तरीके से सारी रोज में 6 के 6 रोज में और 6 के 6 कॉलम में चेक करना होता है कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में कोई एलिमेंट 2 दफा नहीं होगा, तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड हो जाता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड होने का मतलब है कि हमारे पास 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अब देखें, अब आपने देखना होता है कि हमारे पास इस टेबल में I3 आ रहा है, हर रो में या हर कॉलम में I3 एक दफा आ रहा है, या रो ले लें या कॉलम ले लें। अब देखें इस रो में हमारे पास I3 आया हुआ है, इस रो में आया हुआ है, इस रो में आया हुआ है, यहाँ पे थर्ड में फोर्थ में भी आया हुआ है, फिफ्थ में भी आया हुआ है और सिक्स्थ में भी आया हुआ है। हर रो में हमारे पास I3 आया हुआ है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि आइडेंटिटी लॉ भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स होती है। इनवर्स का क्या मतलब है कि हम सेम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है या नहीं। को I3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास I3 का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है आ रहा है। इसी तरीके से हमने सब पे चेक करना है। देखें 5 1 को 5 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे भी आया हुआ है, इसका मतलब है ये भी ट्रू हो गया है। इसको हम मार्क कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। 5 2 को 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इनके आपने कंट्रास्ट में चेक करना है, सो यहाँ पे भी इन दोनों के प्रोडक्ट में I3 आया हुआ है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। 5 3 को 5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। रो को रो से मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल इसी की लाइन में, और यहाँ से आपने इसको इसी की लाइन में देखना होता है। सो यहाँ पे हमारे पास 5 को जब हम 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, और 5 स्क्वायर को जब हम 5 से करेंगे सो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, सो इन दोनों में ऐसा होगा कि जब 5 को आप 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ठीक है, सो इसके लिए आप सिंपल ये भी रख सकते हैं कि हर रो या हर कॉलम में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आना ही चाहिए। अब मेथड देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने सारे लिख भी लिए हैं, सो ऑन इसी तरीके से कि I3 का इन्वर्स I3 ही होगा, 5 1 का इन्वर्स 5 1 होता है, यानी कि इसको इसी से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। 5 2 का इन्वर्स 5 2 होता है, 5 3 का इन्वर्स 5 3 था, 5 रो का इन्वर्स रो स्क्वायर होता है एंड रो स्क्वायर का इन्वर्स रो होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने रो होगा रो स्क्वायर नहीं होगा, सो इसका मतलब है कि हमारे पास चारों कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, सो ये हमारे पास ग्रुप बनता है, यानी कि हमारे पास ग्रुप बनता है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और जिन टॉपिक्स पे आप फर्दर चाहते हैं कि उसमें हम वीडियो लेक्चर्स लेकर आएँ तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, हम आने वाली वीडियोस में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी कर लीजिए, क्योंकि आगे इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।